नमस्कार। 5 जुलाई 2005 को अयोध्या पर हुए आतंकवादी हमले के सिलसिले में कल मैंने आपको सिलसिलेवार ये बताया कि ये पांचों आतंकवादी एक जीप, किराए की जीप पर वहाँ तक गए। वहाँ उन्होंने आरडीएक्स के माध्यम से जंगले, यानी उस जो लोहे के छड़ों की चहारदीवारी थी उससे बिल्कुल सटा के एक्सप्लोड कर दिया। उसका एक पैनल, पूरा एक पैन भीतर की तरफ गिर गया। ये ऊपर गए। इन्होंने AK-47 पर जो हैंड ग्रेनेड लॉन्चर होता है वो माउंट कर रखा था और एक एक करके इन्होंने कई हैंड ग्रेनेड्स उधर रामलला के जो अस्थाई मंदिर जो टेंट में बना हुआ था उसके ऊपर दागे। ये हैंड ग्रेनेड अपने बिल्कुल निशाने पर पहुँचे भी, लेकिन ये इनमें से कोई भी हैंड ग्रेनेड एक्सप्लोड नहीं हुआ। ऊपर चूँकि CRPF की टुकड़ी सुरक्षा में लगी रहती है पूरे परिसर की, ये सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगाई गई थी और बहुत समय से ये चल रही थी। वहाँ PAC के जवान भी थे। PAC के जवानों और CRPF के लोगों में घंटों गोलीबारी हुई। CRPF और PAC के जवान चूँकि ऊंचाई पर थे, एडवांटेजियस पोजीशन में थे, तो वहाँ एक एक करके पांचों आतंकवादी ज़मीन पर धाराशायी हो गए। बड़ी संख्या में उनके जो उनके हथियार थे, AK-47, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, ये सब बरामद हुए। इन सभी आतंकवादियों को पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। मैंने आपको पोस्टमार्टम हाउस में जो तस्वीरें ली जानी थी, जो फ़ोटो खींची जानी थी, उसके बारे में बताया कि किस तरह से ये फ़ोटो खींची गई। वहाँ पर मौजूद जो असिस्टेंट्स होते हैं, जो पोस्टमार्टम कंडक्ट कराते हैं, जो बेसिकली जो बहुत लंबे समय से वहीं रहते हैं, उनकी ही सुझाव पर उसको किस तरह से उसकी फ़ोटोग्राफ खींची जाएगी ये देखा गया। बाद में जब पोस्टमार्टम होने लगा उस समय फिर कुछ पहचान की वस्तुओं के सिलसिले में मैं फिर गया था। फिर मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरह से वो ताज़ा शेव किए हुए, और वो शेव का समय यानी उनकी मृत्यु का समय 9 से 9:30 के बीच में और शेव का समय सुबह 3 से 4 के बीच में बताया गया। दूसरी बात ये भी कि उनके सारे कपड़े, जूते, मोजे, अंडरवियर, बनियाइन, सारा कपड़ा सब बिल्कुल नया, जिसमें प्राइस टैग लगा हुआ था। एक चीज़ और जो बहुत भ्रमित करने वाली थी और आश्चर्यचकित करने वाली थी वो ये थी कि पोस्टमार्टम हाउस में सामान्य रूप से जब हम लोग जाते हैं तो मुंह पे रुमाल या कपड़ा लगा लेते हैं, और कभी कभी बहुत तेज़ दुर्गंध की दशा में रुमाल के भीतर थोड़ा कपूर रख के और तब उसे नाक पे लगाते हैं, जिससे कि उससे अगर कोई वहाँ वायरस, बैक्टीरिया हो तो उससे भी बचाव हो और दुर्गंध बिल्कुल नाकों में न जाए। लंबे अपने करियर के दरमियान जब जब कभी हम लोगों को पोस्टमार्टम हाउस जाना हुआ तो वहाँ ये कपूर पोस्टमार्टम हाउस में ही रखते हैं जो वहाँ के लोग हैं। डॉक्टर्स भी जब आते हैं तो वो उसी कपूर को रुमाल में बांध के नाक पे लगा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी सड़ी गली दुर्गंधयुक्त डेड बॉडीज़ बरामद होती हैं जिनका पोस्टमार्टम किया जाना आवश्यक होता है। ऐसे में वहाँ पर पूरे के पूरे उस हॉल में जहाँ ये डेड बॉडीज़ रखी हुई थी वो बहुत अच्छे से सेंट महक रहा था। पहली नज़र में हमको ये लगा कि शायद उनको ये पता था कि यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के अधिकारी आएंगे, तो उसको दुर्गंध को दूर करने के लिए कोई रूम फ्रेशनर जैसी चीज़ वहाँ इस्तेमाल की गई, और जिसकी वजह से ये बिल्कुल कतई दुर्गंध नहीं है और बहुत ज़्यादा सेंटेड जो वहाँ की वायु है वो सेंटेड लग रही थी। कल के पार्ट के बाद भाई अजीत सिंह ने बहुत अच्छी बात अपने फेसबुक पेज पर कमेंट में लिखी। उन्होंने यही कोट करके लिखा। मैंने कहा था कि आप गूगल कर लें और गूगल करके ये देख लें कि ऐसा क्यों किया था उन लोगों ने, ये आपको सब मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि वो जो उनको रिज़ल्ट्स मिले हैं उसमें पूरी तरह से इत्र से सराबोर होकर जाने की बात जिहाद के समय में लिखी गई है।
काफ़ी देर बाद जब बॉडीज़ को देखने के बाद वहाँ हमने पूछा कि भाई ये कौन सा सेंट है। मैंने कहा, मेरे साथ इंस्पेक्टर थे एक, उन्होंने पूछा कि भाई ये बहुत अच्छी सुगंध है, ये कैसे, यहाँ तो बहुत दुर्गंध रहती है, यहाँ रुमाल भी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने कहा, साहब समझ में नहीं आता, ये 5 की 5 जो बॉडीज़ हैं, इनके जो कपड़े हम लोगों ने उतारे तो इन पूरे कपड़ों पर ये सुगंधित मटेरियल, कोई बहुत अच्छा किस्म का इत्र लगाया हुआ है, जो घटना की इतनी देर बाद भी अभी भी उसी तरह से महक रहा है। खैर, भाई अजीत सिंह ने अपनी वॉल पे इसके बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है और आप गूगल करके देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मोबाइल टूटा फूटा बिना सिम और बैटरी का मिला था, और जिस पे जो मैन्युफैक्चरर्स स्टिकर लगा होता है ब्लैक कलर का, उससे IMEI नंबर मिली। और रात में 11 बजे तक हम लोगों को 3-4 स्टेट से, जिनमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब से ये जानकारी मिल गई कि ये जो हमारे 10 प्राइमरी नंबर हैं, इनका मूवमेंट इन चारों जगहों पे रहा है और इसी मोबाइल सेट से इनका मूवमेंट रहा है। उस मोबाइल सेट को उस पे और जो नंबर आए हैं, यानी बी पार्टी उनको कहते हैं, उस नंबर पे जितनी कॉल दूसरे नंबर से आई हैं या उस नंबर से जितनी कॉल दूसरे नंबर पे गई हैं, ऐसे सभी नंबरों को इकट्ठा करके उनकी VCDR निकाली गई। और एक सॉफ्टवेयर है जिससे उनके कनेक्शंस को, यानी कितनी बार किससे बात की गई, मोबाइल नंबर के जरिए, उसको पीकॉक चार्ट कहते हैं, वो भी तैयार किया गया। 2-3 दिन में हम एकदम कंफर्म हो गए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इनका मूवमेंट किस तरह से हुआ होगा। जो नंबर मिले थे उनका स्थलीय वेरिफिकेशन, यानी फिज़िकल वेरिफिकेशन किया जाना बहुत आवश्यक था कि ये जिन जगहों पर इनकी लोकेशन दिखाई पड़ रही है, क्या कोई अब भी वहाँ पर है, या वो लोग जिन्होंने ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए हैं, ये वहाँ कहाँ से चले, किस जगह रहते थे, क्या कोई उनका सहयोगी अभी भी है। ये सब जानने के लिए हम लोग 8 तारीख को पूरी टीम, मैं भी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी भी, साहब रशीद खान, अखिल कुमार साहब, ये सारे लोग हम लोग दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली में IB के हेडक्वार्टर पर ज़रूरी जानकारी देने के बाद हम लोगों ने स्थलीय वेरिफिकेशन, यानी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन शुरू किया। जो नंबर हमें मिले थे, जो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट वाले नंबर मिले थे, उनका लोकेशन एक एक करके पता करना शुरू किया। जो उस नंबर, मुख्य नंबर से जो नंबर निकले थे, उनमें से टेलीफ़ोन करके लोगों से पूछना शुरू किया कि ये किसका नंबर है। धीरे धीरे करके हमें 2 लड़कियों के, इंटरमीडिएट पास लड़कियां थीं दोनों, उनके नंबर मिले। लड़कियों ने बताया कि साहब ये नंबर हमारे पास महमूद के नाम से फीड है, और हम लोग वहाँ ब्रिटिश इंग्लिश इंस्टीट्यूट मुनीरका में है, वहाँ पर अंग्रेज़ी स्पीकिंग का और अंग्रेज़ी नॉलेज का एक कोर्स करते थे 3 महीने का। वहीं पर ये महमूद आए थे, और एक बार हम दोनों में से एक की बर्थडे थी, तो हम लोगों को पास के मॉल में भी ले गए थे और वहाँ उन्होंने केक खरीद के केक भी कटवाया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और ये तय हो गया कि ये नंबर महमूद का है। और महमूद के उस नंबर से ये पता लगा कि ये 13 या 14 अगस्त 2004, यानी घटना के साल भर पहले ही दिल्ली में उसने ये नंबर लिया था, ये सेट लिया था और ये नंबर लिया था। ये बहुत अहम जानकारी थी हम लोगों के लिए। उन बच्चियों को, दोनों को पोर्ट्रेट बिल्डर के पास ले जाया गया और एक पूरा दिन उनकी सहायता से उसका पोर्ट्रेट भी बनवाया गया। फिर महमूद के संपर्क में, अब एक बार जब कंफर्म हो गया कि ये नंबर ऐसे आदमी का है जो 1 साल पहले यहाँ अवतरित हुआ, और उसके बाद वहाँ जिस रूम में वो रह रहा था वो हम तो नहीं लोकेट कर पाए, बहुत कोशिश करने के बाद भी, क्योंकि बच्चियों ने बताया कि यहीं से कोई 3-4 किलोमीटर दूर किसी जगह रहने की बात वो बार बार बताते थे, लेकिन वो नंबर हम नहीं लोकेट कर पाए।
महमूद के संपर्क में जितने नंबर उसके कांटेक्ट में आते गए उनमें से एक एक को वेरीफाई किया। कोई किसान निकला, कोई सब्जी वाला निकला, कुछ इस तरह के लोग निकले। और अल्टीमेटली हमें 5-6 घंटे की मशक्क़त के बाद एक व्यक्ति निकला। उसने कहा कि साहब ये जो नंबर है, महमूद के कांटेक्ट वाले नंबर की जो बात हम लोग जिसको ढूंढ रहे थे कि ये कौन लोग हैं, उन्होंने कहा साहब ये मेरा किराएदार था। और किराएदार ने अपना नाम अमीन उर्फ जुबैर उस समय बताया था। इस बीच में जो लोग कांटेक्ट वाले थे इन लोगों के जो यहाँ आए हुए थे, उनमें से आसिफ इकबाल उर्फ फारूक और 2-3 और लोगों को हम लोगों ने डिटेन कर लिया था और जानकारी के लिए। लैंडलॉर्ड ने ये बताया कि अमीन उर्फ जुबैर, इसके साथ 2 लोग और थे, ये लोग हमारे घर में किराएदार थे। और उसने जो समय बताया कि कई सितंबर 2004 के आसपास ये लोग आए थे। उनसे पूछा गया कि आपने क्या इन लोगों का कोई कार्ड लिया था, कोई इनका आइडेंटिफिकेशन का कोई मोड आपके पास था? आपने ऐसे ही दे दिया। दरअसल ये जगह देवली है। देवली दिल्ली से सटा हुआ एक सेमी ग्रामीण कह लें, अच्छा सा बड़ा सा कस्बा है, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ। और वहाँ पर ग्रामीण लोग छोटे छोटे मकान बना के वहाँ रहते हैं। लैंडलॉर्ड ने बताया कि इनको हमने 2,500 रुपये पर मंथ पे एक रूम दिया जिसमें 3 लोग रहते थे। जो पुकारने का तीनों का नाम था वो नाम भी उन्होंने बताया और उनका हुलिया भी बताया। और ये पूछने पर कि भाई ये कैसे यहाँ आए, तो उन्होंने कहा साहब हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं। उनकी बोली कुछ पंजाबी मिक्स थी, जैसी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बोली जाती है। उससे इन्होंने कहा साहब वहाँ हम लोग बहुत परेशान किए जाते हैं, सिख हमें बहुत परेशान करते हैं, तो अब हम लोगों ने वहाँ सब छोड़ दिया है और छोड़ के यहाँ पर हम लोग कुछ अपने कमाई का कोई जरिया यहाँ ढूंढेंगे और यहीं अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे। इतनी सेंटिमेंटल बात करने के बाद उस मकान मालिक ने किराए पर इन तीनों को ये दे दिया। फिर ये बताया गया कि साहब इनसे मिलने 2 लोग और आया करते थे बराबर। खैर लैंडलॉर्ड के नंबर पर उससे ये पूछा गया कि कितनी बार, उसने कहा अक्सर बात हुआ करती थी, कभी इनको देर हो जाती थी, कभी बहुत सुबह उठना होता था, कभी एक बार उनमें से किसी एक की तबीयत ख़राब हुई थी तो डॉक्टर के बारे में जानकारी के लिए उसने लैंडलॉर्ड से संपर्क किया था। उस कॉल का अप्रॉक्सीमेट डेट और टाइम पता करके और फिर उन तीनों का भी नंबर मिल गया जो उसके टेनेंट थे। उनके नंबर को जब देखा गया तो सितंबर में ही वो तीनों नंबर एक साथ, यानी कि ये 3 लोग एक साथ वहाँ आए थे। और वहाँ आने के बाद इन्होंने नया नंबर और ग्रे मार्केट से सेकेंड हैंड मोबाइल सेट लिया था। फिर जब उन्होंने बताया कि 2 लोग और थे इनके साथ, फिर ये हुआ कि सितंबर से लेके जुलाई तक, 5 जुलाई की ये घटना है, इस बीच ये लोग कहाँ गए, कहाँ किया, क्या करते रहे, यहाँ कहाँ आते जाते रहे। इनकी कांस्टेंट लोकेशन वहाँ देवली में जो बाज़ार लगती है वहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर जो गांव है, 4 या 5 किलोमीटर, वहाँ तक आती थी सुबह 3:30 बजे और फिर उसके बाद अपने रूम पर आती थी। बीच में कभी कभी देवली मार्केट की जब टावर चेंज होते थे वो लोकेशन भी हम लोगों को मिली। मकान मालिक ने बताया कि साहब ये लोग सुबह निकल जाते थे और इन्होंने रेहड़ी, जो वहाँ लोकल रेहड़ी ठेला कहते हैं, वो किराए पर ले रखी थी, उससे गांव में जाते थे और सब्जी वहाँ से किसान से सीधे ले लेते थे और देवली के बाज़ार में ही वो सुबह सुबह अपनी सब्जी की दुकान लगा लेते थे। 3 दुकानें लगती थी, एक पर एक व्यक्ति और बाकी दोनों पर 2-2 व्यक्ति बैठा करते थे। ये दिन भर का मतलब 11-12 बजे तक सब्जी बेचते थे। उसके बाद जो बची हुई सब्जी थी वो समेट के घर ले आते थे। उसके बाद ये सब खाना पीना बना के सो जाते थे और शाम को कभी कभार बाहर निकलते थे। अब हमारे पास इन 5 मृत आतंकवादियों को जो मारे गए थे अयोध्या में, उनके नंबर जो उन्होंने दिल्ली में इस्तेमाल किए थे वो मिल गए, ज़ीरो डाउन करते करते।
अब इनकी मूवमेंट के बारे में देखना शुरू किया। 2 बार ये, एक बार पंजाब के लिए, एक बार करीब 1 हफ्ते के लिए फैज़ाबाद अम्बेडकर नगर के लिए, और उसके बाद फाइनली ये करीब घटना से 1.5 महीने पहले मई में मुझे बहुत ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन सी तारीख थी, मई में ये वहाँ देवली में वो मकान छोड़कर वहाँ से चले गए। मकान मालिक ने पूछा तो उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ शादी पड़ी है, हम लोगों को जो पैसा इकट्ठा करना था शादी के लिए वो हमने ले लिया है, हम 1 महीने बाद फिर लौटेंगे, 2 महीने बाद फिर लौटेंगे। और इस बीच में उनके पास जो रजाई थी, गद्दा था, कंबल थे और खाना बनाने के सामान जो थे, स्टोव था उसमें, और जो बर्तन थे, ये सब इन्होंने लोकली वहीं पर बेच दिया। पहले मकान मालिक ने पूछा कि आप इसको रख दीजिए अलग जगह और बेचने की कोई आवश्यकता नहीं जब आप आ ही रहे हैं। बोले साहब जब आ रहे हैं, जब आएंगे तो दूसरा नया खरीद लेंगे, क्यों रखें इसको, ऐसा कह के, ताकि उन पर कोई अविश्वास न हो, उन्होंने वो सारा सामान बेच दिया। इसी तरह जब दूसरे नंबर जो दूसरी जगह 2 लोग रहते थे उनके बारे में पता किया तो उसी तारीख को, उसी दिन उनके मकान मालिक ने भी बताया कि ये लोग भी अपना सामान बेच के, ये कह के कि हम अपने गांव जा रहे हैं, और वो वहाँ से चले गए थे। इस बीच में कुछ नंबरों से और जो लोकल नंबर थे उनसे बातचीत होती रही, तो उसमें एक डॉक्टर इरफान का नंबर आया जो कि यूनानी पद्धति के डॉक्टर थे। उनको उनके नंबर पर कांटेक्ट किया गया, उनकी अपनी क्लिनिक वहीं देवली में थी। उनको अपनी क्लिनिक पे मिल गए, मिलने के बाद वो उनको उठाया गया, उनसे पूछताछ शुरू हुई। 1-2 दिन गंभीर पूछताछ के बाद फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि मुझे पता था कि ये 5 लोग कौन हैं, मुझे ये भी पता था, मैंने अखबार में जो फ़ोटोग्राफ देखी थी कि ये वही लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। कैसे जानते हैं ये पूछे जाने पे उन्होंने कहा कि साहब इनमें से एक का नाम बताया उन्होंने, जो उन्होंने अपना वहाँ छद्म नाम रखा था। उसकी तबीयत ख़राब थी, जुकाम बुखार था, वो मेरे पास आया, बुखार बहुत तेज़ था, तो वो आया, उसको दवा दी, फिर 2 दिन बाद आया। आते जाते फिर बातचीत हम लोगों की होने लगी और उसने बताया कि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। इस बीच में डॉक्टर इरफान ने बताया कि वो देवबंद का रहने वाला है। ये सुन के अगले दिन उन्होंने कहा कि हमारे और साथी हैं, मैं उनको भी ले आऊँगा। एक दिन 5 इनके पास आए और इनसे कहा कि साहब आप देवबंद के रहने वाले हैं, हम लोग देवबंद घूमना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप क्यों घूमना चाहते हैं, तो ये बताया गया कि नहीं साहब हम लोग इसी सेक्ट के हैं, इसी मसलक के हैं और हम देवबंद देखना चाहते हैं। डॉक्टर इरफान ने बताया कि ठीक है, हम जब छुट्टियों में गांव चलेंगे तो हम आपको ले चलेंगे। इनमें से 2 इरफान के साथ देवबंद भी गए, वहाँ उसके घर में रुके और जो देवबंद का इदारा है वहाँ पर भी जाकर इन लोगों ने घूम टहल के देखा। बीच में जब ये जुम्मे की नमाज के लिए जाया करते थे तो उससे इन्होंने पूछा कि आप किस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि देवबंदियों की और दूसरे जो इसमें सेक्ट हैं उनकी अलग अलग मस्जिदें हुआ करती हैं। और ये फिर पूरे समय लगभग 7-8 महीने ये जिस मस्जिद में डॉक्टर इरफान जाया करते थे वहीं नमाज़ पढ़ते थे। तो बातें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई कि कौन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है और कौन लोग हैं ये, और किस ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग के तहत यहाँ आए होंगे। डॉक्टर इरफान ने और बहुत ढेर सारी बातें बताईं और एक बार उन्होंने बताया कि जिस मस्जिद में हम गए थे वहाँ के इमाम को कुछ शक भी हुआ था इन लोगों पे, और इमाम ने कुछ बातें इनसे पूछी जो ये मना कर दिया, इन्होंने नहीं बताया। इस बात से नाराज़ होकर इमाम ने इनको मस्जिद से बाहर जाने के लिए कह दिया था और दोबारा फिर ये उस मस्जिद में नहीं गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि ये जब ये घटना हो गई, घटना के बाद फ़ोटोग्राफ इनकी सबकी निकली सभी अखबारों में, तो इमाम साहब ने मुझे तुरंत बुलाया। उन्होंने कहा भाई ये जिन लोगों को तुम मिलवाने लाए थे या जो लोग यहाँ आते थे, देखिए वो ये लोग हैं और इन्होंने ये किया है,
और हमारा विचार है कि इसको हमें पुलिस को बता देना चाहिए। डॉक्टर इरफान ने कहा कि अरे पुलिस को बता देने में और तमाशा होगा, और ये भी किसी को बात पता नहीं है, आप भी शांत रहिए और मैं भी शांत रहूँगा। कहने का मतलब ये कि उनकी कनाइवेंस डॉक्टर इरफान की इसमें, ये जानते हुए भी कि देशद्रोही और आतंकवादी हैं, उनकी पहचान को छुपाना, ये जानने के बाद कि इन्होंने ये हमला किया है, पुलिस को न बताना, बहुत ढेर सारी बातें और बहुत सी कॉल से इनको इस्टेब्लिश करने के बाद इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। उधर आसिफ इकबाल और उसके साथ के 3 लोग और जो इस घटनाक्रम में थे, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। इसके बाद विवेचना आगे शुरू हुई। जो नंबर्स हमारे पास थे, अब ये तय हो गया कि 5 लोग थे, और यही 5 लोग मई में 12 या 15 मई को ये लोग यहाँ से अपना सामान बेच के चले गए थे। और ये जब रोमिंग में इसकी डिटेल निकाली गई तो ये वहाँ से सीधे अंबेडकर नगर गए। इस बीच में जम्मू कश्मीर के कुछ नंबर उसमें अपीयर हुए थे, और ख़ासकर एक सेटेलाइट नंबर उसमें अपीयर हुआ था जो CDR जम्मू कश्मीर के नंबरों में, जम्मू कश्मीर में एयरटेल का एक नंबर था जो मिला था, और एक सेटेलाइट फ़ोन का नंबर मिला था। सेटेलाइट फ़ोन के नंबर की डिटेल तो पता करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उससे जिस से बात हुई थी उन सब के नंबर हम लोगों को मिल गए। वहाँ से एक गाड़ी चली टाटा सूमो जम्मू कश्मीर से, और पानीपत में वो वहाँ पर ओवरनाइट स्टे किया, ऐसा मोबाइल फ़ोन की डिटेल से पता लगा। और बाद में ये गाड़ी बरामद हो गई। इसमें दरवाज़ों की तरफ बड़ी बड़ी कैविटीज़ बनी हुई थी, और जो ग्रेनेड लॉन्चर्स, AK-47 ग्रेनेड्स, पिस्टल्स और कारतूस थे, वो इसी टाटा सूमो में कैविटी बनाकर रखे गए थे। और संभवतः पानीपत में ये इन लोगों को जो ये 5 लोग थे, इनको हैंडओवर किए गए थे, क्योंकि इन्होंने टैक्सी की थी, और ये फिर वहाँ से सीधे अंबेडकर नगर चले गए। अंबेडकर नगर में रेलवे स्टेशन के पास इन्होंने एक कमरा लिया किराए पर। ढूंढते रहे, क्योंकि साल भर तक करीब हिंदुस्तान में यानी दिल्ली में रहने के बाद इन्हें बेसिक्स का यहाँ पता लग गया कि किराया लेने के लिए कितनी सौदेबाजी, कितनी बार्गेनिंग, मोल तोल जिसे कहते हैं, कितनी की जाती है, किस किस वजह से की जाती है। और वहाँ इन्होंने बताया कि साहब हम लोग फेरी लगाकर सामान बेचते हैं। उस मकान मालिक ने पूछा कि कैसी फेरी? उनका साहब हम लोग जो है साइकिलों पे पान मसाला बेचने का काम करते हैं, और अभी हम अपना सब सामान पंजाब छोड़ के आए हैं, यही काम हम यहाँ करेंगे। ये कह के उन्होंने वो मकान ले लिया, और उसके बाद फिर ये इन्होंने सब ने एक एक साइकिल खरीदी, और पान मसाला लोकल वहाँ थोक की दुकानों में लेके साइकिल के हैंडल में ढेर सारा वो लड़ी जैसे लटका लेते हैं, चूँकि वो प्रचलन में था वहाँ पर, तो उसे लेकर ये वहाँ गली गली बेचने लगे। धीरे धीरे मोहल्ले वालों को पता लग गया कि फेरी वाले हैं और यहाँ आए हैं, फेरी लगा के अपना गुजारा करते हैं। हालांकि बाद में नंबर्स की डिटेल से ये पूरा ट्रैक हुआ कि हवाला का पैसा कब कब आया और कब कब इन लोगों ने उसे कहाँ कहाँ रिसीव किया। इस बीच में वहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश करने के बाद 15-20 दिन बाद फिर इनकी लोकेशन अयोध्या मिली। अयोध्या ये बेसिकली सुबह अंबेडकर नगर से चलने वाली जो बसें होती हैं या टैक्सियाँ होती हैं, वो अंबेडकर नगर से ये फैज़ाबाद आ जाते थे, और फैज़ाबाद से अयोध्या ये पूरा दिन घूमते थे, और शाम को फिर अपने कमरे पर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन के पास के कमरे पर ये फिर पहुंच जाते थे। अब धीरे धीरे सब चीज़ें एकदम साफ़ होने लगी थी, और ये बात भी साफ़ हो गई थी कि ये किस इंटेंशन से यहाँ आ रहे थे। कम से कम 8 बार इस बीच में, यानी 8 दिन वो अयोध्या आए होंगे, और पाकिस्तान के अपने जो भी इनके हैंडलर थे, जो भी इनके बॉस थे, उनसे जो भी जानकारी ये पाते थे वो शेयर करते थे, और उनसे जो इंस्ट्रक्शंस थे वो लिया करते होंगे, ऐसा माना जाता है। इसी बीच में जिस टैक्सी में, जिस जीप में इन्होंने ब्लास्ट कराया था, उसके मालिक और ड्राइवर का भी पता लग गया। उनको भी बिठाया गया, और एक लोकल टीम अयोध्या में और फैज़ाबाद में इन दोनों से डिटेल पूछताछ करती रही। घटना के दिन की बात ये पता लगी कि 5 जुलाई को सुबह करीब 3:30 पौने 4 बजे के आसपास 5 लोग फैज़ाबाद
बस स्टैंड में उतरे और उन्होंने अयोध्या जाने की बात कही। सभी के पीठ पर एक वो पिट्ठू बैग, गर्दन और उसके आसपास रामनामी दुपट्टा और हाथों में मोटे मोटे कलावा बंधे हुए थे। किसी को कोई शक न हो कि ये कौन लोग हैं। वो उन्होंने सीधे सीधे पूछा कि मुझे अयोध्या चलना है और ये भी कहा कि मुझे पहले सरयू में नहाना है, उसके बाद दर्शन करना है। ये किसी भी टैक्सी वाले के लिए या किसी जीप वाले के लिए बहुत ही सामान्य बात है। तो वहाँ बड़ी संख्या में खड़े रहते हैं कि बसों से उतरने वाले यात्री जो अयोध्या जाना चाहेंगे उनके लिए वो आवाज़ भी लगाते हैं और उन लोगों को लेके जाते हैं। उसका किराया भी फिक्स है, जाने का भी और आने का भी। वो रास्ता चूँकि करीब 45-50 मिनट का है, वो टैक्सी वाला लेके चला। रास्ते में थोड़ी बहुत बात की, कुछ कैसेट उसमें बज रहे थे टैक्सी में, उसमें जीप में, उसके बारे में भी कुछ छोटी मोटी बात की। और फिर उसके बाद ये लोग जब स्नान करने की बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं अभी बाद में स्नान करेंगे, पहले एक चक्कर लगा के आते हैं। ड्राइवर को ये हल्का हल्का याद आ रहा है कि जब ये सरयू के ऊपर से, पुल के ऊपर से गाड़ी इनकी गुजर रही थी तो इन्होंने कुछ चीज़ें सरयू में फेंकी थी। लेकिन सामान्य रूप से जो और दर्शनार्थी आते हैं वो पैसे के सिक्के सरयू में फेंकते हैं। बहुत पुराना ट्रेडिशन है ये कि सरयू में भी कुछ पैसा, या जैसे गंगा या यमुना के ऊपर से गुजरने वाली ट्रेनों से या बसों से लोग पैसे फेंकते हैं। तो उसे कोई बहुत ज़्यादा शक नहीं हुआ। हालांकि उसका कहना ये है कि साहब पैसे के फेंकने और उसके वहाँ नीचे पानी में गिरने की आवाज़ डिफरेंट होती है। जुलाई का समय था, बिल्कुल सूखी हुई सरयू नहीं थी, काफ़ी पानी उसमें, बरसात हो चुकी थी तो काफ़ी पानी भी उसमें था। तो उसका ये कहना है कि जो चीज़ फेंकी थी, ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने कोई सिक्का तो नहीं, कोई चीज़ ऐसी फेंकी जिसकी थोड़ी सी आवाज़ नीचे से आई थी, चूँकि ये सवेरे सवेरे का टाइम था। उसके बाद जब ये बैरियर के पास पहुँचे, जिससे वो जो पीछे का इलाका है सीता रसोई के पास वाला, वहाँ जहाँ पे इन्होंने रैकी करके इत्मीनान कर लिया था कि हम यहीं से जो पैनल है उसको गिरा के भीतर जाएंगे, वहीं गाड़ी स्लो करने के लिए कहा। ड्राइवर ने कहा कि नहीं, यहाँ गाड़ी स्लो करने का कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से कोई जाने का रास्ता नहीं है। इस पर ड्राइवर को पिस्टल पॉइंट पर नीचे उतार लिया। उसके नीचे आते ही उसका ये कहना है मैं घबरा गया, मुझे लगा कि ये टैक्सी लूटने वाला जो गिरोह है संभवतः वो है, ये अभी हमको हाथ पैर बांध के या मार के फेंक देंगे और टैक्सी लेके यहाँ से चले जाएंगे। वो इसके पहले कुछ सोच पाता, एक बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ। इसका ये कहना है कि साहब ये लोग दूर खड़े हो गए थे तब धमाका हुआ, और हम लोग इसको कोरिलेट करके समझ पाए कि किसी रिमोट से जो एक्सप्लोजिव डिवाइस इन लोगों के पास पिट्ठू बैग में रही होगी, उसको उसी में छोड़ के और उस डिवाइस से इन्होंने इसको उड़ा दिया। इसको विस्फोट के बाद जब वो भीतर की तरफ पैनल गिर गया, ड्राइवर का संभवतः ड्राइवर की भी इसमें मृत्यु हो गई, और लेकिन उसकी मृत्यु बाद में हुई, वो गंभीर रूप से जख्मी था। मैं बहुत एग्जैक्टली इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि तुरंत ड्राइवर से जो पूछताछ हुई थी उसने इतनी छोटी छोटी बातें बताई थी। मालिक से भी उसकी बात हुई थी, वो जिससे ये बात पता लगी थी कि ऐसा ऐसा हुआ था, कैसे वो यहाँ तक आए। एक बैरियर था, बैरियर पे गाड़ी को उधर देखते ही ये उन्होंने बैरियर खोल दिया और ये लोग भीतर चले गए थे। जो घटनाक्रम आया उससे ये तय हो गया कि ये लोग इस तरह से आए, फिर भीतर गए, इन्होंने हैंड ग्रेनेड बिल्कुल भेज दिया। टाइम बिल्कुल सही इन्होंने इसलिए चुना था, ऐसा चुना था जिस समय पुलिस में बदली का समय होता है, चेंज ऑफ ड्यूटी की बात होती है, ऐसा समय इन्होंने तय किया था। कहने का आशय ये कि सुबह जो 8:30, 8 से 8:30 या 8 से 9 के बीच में ड्यूटियाँ चेंज होती हैं। जो पहले ड्यूटी में रहता है रात भर, वो चेंज होके चला जाता है और फ्रेश नई ड्यूटियाँ वहाँ पर आ जाती हैं।
तो इसी एक्सचेंज ऑफ ड्यूटी के समय को सबसे अप्रोप्रिएट क्रिमिनल्स भी मानते हैं और इन लोगों ने भी यही माना। जितनी बड़ी घटनाएं शहरों में पुलिस से बचने के लिए होती हैं वो लगभग इसी समय में, क्योंकि उस समय सबसे कम अलर्ट मोड पर पुलिस हुआ करती है। तो उस समय उन्होंने समय चुना, जगह चुनी, स्ट्राइक करने की प्लेस चुनी, सब बिल्कुल सही चुना था, लेकिन उनका जो हैंड ग्रेनेड था वो समय पर या जहाँ गिरा वहाँ नहीं फटा, कभी नहीं फटा। बाद में उसकी भी जो फॉरेंसिक जांच हुई उसमें ये पता लगा कि किसी बहुत ही ठंडे देश से जहाँ -10 या 15 टेम्परेचर था वहाँ के थ्रू ये हैंड ग्रेनेड लाए गए थे। संभवतः पाकिस्तान के रास्ते जम्मू कश्मीर आए और जम्मू कश्मीर से इनको भेजे गए। उस समय इनके पिन और फ्यूज़ वो चिपक गए थे और फिर वो गर्मी में आने के बाद भी वो अपनी जगह से खुले नहीं, जिसकी वजह से जब इन्हें फेंका गया तो इसमें विस्फोट नहीं हुआ। इतनी ढेर सारी चीज़ें और डॉक्टर इरफान की अरेस्ट और फिर उसके बाद ये मुकदमा अयोध्या में चलना शुरू हुआ। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मुकदमा संभवतः डिसाइड हुआ, इन लोगों को सज़ा भी हुई जो भी उसमें पकड़े गए थे। और जो शरणदाता थे उनके जो गाड़ी का ओनर था जिसकी गाड़ी में ये सामान ट्रांसफ़र हुआ था, डॉक्टर इरफान, इसके बाद अभी भी ये कहीं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है या वहाँ पर चल रहा है। इस सिलसिले में जो उनकी सज़ा होगी उसको कम करने के लिए या अन्यथा जो भी प्ली लेके ये अभी तक वहाँ चल रही है। इस तरह से ये 10 दिन के भीतर ही यूपी एसटीएफ ने इस पूरे प्रकरण में एक आदमी की पहचान करके सब तार-तार कर दिया। शेष जो मृतक थे उनकी पहचान का काम जो हमारी राष्ट्रीय एजेंसीज थी उनका काम था। उन्होंने भी पाकिस्तान में ये कहाँ के रहने वाले हैं, कौन हैं, संभवतः इसकी पहचान कर ली थी। तो 10 दिन में पूरे एपिसोड को, पूरे इस घटनाक्रम को खोलने के बाद श्री यशपाल सिंह साहब उस समय डीजीपी थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कचाकच भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिलसिलेवार ये सभी बातें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बताई और ये बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने दिल्ली में कैंप करके ये कहाँ रुके थे, कौन मकान मालिक थे और इतने लोगों को वहाँ से गिरफ़्तार करके लाए और अब आगे की विवेचना होगी। ये पूरी विवेचना एसटीएफ द्वारा संपादित की गई, जिसकी चार्जशीट बाद में सबमिट की गई कोर्ट में और फिर ट्रायल हुआ। ये एक गंभीर घटना थी जो उस समय एसटीएफ में मेरी तैनाती के दरमियान हुई थी और इन 10-12 दिनों में हम लोग, पूरी टीम हमारी, बिल्कुल बिना सोए हुए, बिना किसी तरह का रेस्ट किए हुए, हम लोगों ने पूरी मेहनत से एक बड़ी भारी, बहुत बड़ी आतंकवादी घटना का खुलासा किया था। बड़ा सेटिस्फैक्शन उस समय हुआ था और उस समय ये फ़ख्र हुआ था कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस की इस एलाइट फोर्स के सदस्य हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।